कमरे की हवा में जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट की बात की तपन और दुर्गंध भर गई। वो घिनौना कीड़ा किसी दुर्दांत पशु की तरह ही आतंकित करता हुआ मुझे निगलने की कोशिश करने लगा। आतंक से भरकर मैं तिलमिला उठी और उससे छूटने की कोशिश में छटपटाने लगी। पशु उन्मत्त हो चुका था। उसके पंजे सहसा घिनौने और कठोर हो आए थे। मुझे लगा जैसे उन पंजों के नाखून मेरे गर्दन और छातियों के पास धंस जाएंगे। मेरी सांस घुट रही थी। उसका पशुबल जाग उठा था और उसने मुझे कुर्सी से खींच लिया था। मेरे छटपटाते हुए हाथ पैर बचाता हुआ वो मुझे सोफे की तरफ खींचने लगा। विवश और आतंकित कंठ से चीख के बजाय एक कराह भर निकल पाई। उस कमरे में चारों ओर जुगुप्सा और घिनौनापन जोर जोर से नाचने लगा था। कातर और असहाय होकर मैंने एक बार चारों ओर देखा। इसी बीच उसके ओठ फिर मेरी ओर झुकी। अपनी बाह छुड़ाकर मैंने उसके चेहरे को पीछे धकेलना चाहा, लेकिन पशु ने अपने कठोर पंजों से मेरा हाथ पकड़ लिया। असहायता की चरम सीमा पर पहुंचकर किसी डरी हुई गाय की तरह मैंने उसके पंजों को दांतों से काटा। पीड़ा से कराह कर वो चौंक गया और बंधन कुछ ढीले हुए। इसी एक क्षण का लाभ उठाकर मैंने झटके से अपनी आंख को मुक्त किया, जैसे किसी मछुए की अंगुलियां ढीली हुई हों और मछली तड़प कर बाहर आ गई हो। इस तरह मैं उसके बंधन से छूट गई। किसी तरह झपट कर मैं दरवाजे तक आई। पशु ने दोबारा आक्रमण करना चाहा, लेकिन अब मुझ में प्रतिरोध उभर आया था। मैंने उसे झटका और फिर बिना किसी उड़ देखे झपटती हुई मकान के बाहर आ गई। आवेश से मेरा रक्त खौल रहा था। मुझे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं एक क्षण के लिए भी ठहरना नहीं चाहती थी। तभी उधर से एक खाली रिक्शा गुजरा। मैंने कैसे उसे रोका और कैसे उस पर बैठकर घर तक आई, ये मैं नहीं जानती। जैसे सैकड़ों आंधियां मुझे धकेलती हुई गुजर रही थीं और मेरे अंग अंग पर जहरीले सांप चिपटे हुए थे। एकांत पाकर भी मन शांत नहीं हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे चारों ओर डरावना जंगल और अंधेरा छा गया हो। जंगल और अंधेरा दोनों ही अछूर थी और ऐसा लगता था जैसे उस अछूर जंगल और अंधेरे से डरावने पशु मेरी ओर घूर रहे हैं। वो नींद थी या मूर्छा, मैं नहीं कह सकती। जो कुछ घटा था वो डरावने स्वप्न की तरह चारों ओर नाच रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि सचमुच दुर्घटना की बजाय दुर्घटना का भय अधिक कष्ट देता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। किसी ने मेरे कुंवारेपन को फांसी देनी चाहिए थी। यह संयोग ही था कि अंतिम क्षण में मैं बच गई थी, किंतु वो बचना अधिक झंझोड़ने वाला था। शोभन से अंतिम संपर्क करने का दिन निकट आ रहा था। सोच नहीं पा रही थी कि कैसे इस सत्य का भी समर्पण कर सकूंगी। क्या सब कुछ उनसे छुपा कर रखना होगा और क्या ये सब छुपाया जा सकेगा? ज्वालामुखी की तरह क्या ये सब फूट नहीं पड़ेगा? मूर्छा में मानस पटल पर चित्र उभरने लगे। दीदी की शादी के बाद मुरझा गई बंधनवार बदली जा रही है। घर की चहल पहल दोबारा गर्म हो चुकी है। पिछले कमरे में लड़कियों का गीत गूंज रहा है। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी नी बेटी। चंदन की आड़ में नहीं बल्कि आशंकाओं के जंगल में खोई खड़ी है दुल्हन। मेहंदी लगी हुई हथेलियों में जलन पैदा हो जाती है। लड़कियों का शोर उभरता है, लो बारात आ गई, दूल्हा देखो दूल्हा देखो। चंदन की आड़ में खड़ी दुल्हन को धकेलती हुई लड़कियां बारजे तक ले जाती हैं। ले देख कुंतल, कितने बड़े बड़े लोग तेरी बारात में आए हैं। दूल्हा कितना अच्छा लग रहा है। दूल्हा कहाँ है? दुल्हन की आंखों के सामने जंगल का अछोर अंधकार उभर आता है। जंगल का वो डरावना भय एक क्षण में बदलता है और आकाश तक उड़ते हुए संगीत का रूप ले लेता है। संगीत में उत्साह भी है और उन्माद भी। बाजे गाजे रोशनी और कोलाहल के बीच सुनहले आभूषणों से सजी एक घोड़ी धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ती है। कोलाहल में मंगल मंत्रों का एक स्वर भी मिल जाता है। बारजे से चावल और फूल की पत्तियां बरसती हैं और द्वार पर कलश के माथे पर रखा देरा कांपता है, लजाता है। मेहंदी रचित दो हाथों में लटका हुआ एक रुपहला हार चमक रहा है। शोभन की भावाकुल आंखें उठती हैं और सिर धीरे से झुक जाता है हार का स्वागत करने के लिए।
दूल्हा चीम रहा है, शहनाई की धुन वातावरण को बुझा रही है और लड़कियां गीत गा रही हैं। दृश्यांतर होता है। अगरु, चंदन, कपूर और हवन सामग्री की सुगंध से भरा नीला धुआं हवन की सुनहली लपटों के ऊपर बल खा रहा है। वेद मंत्र गूंज रहे हैं और लाल कपड़ों में सजी हुई एक आशा अपने प्रिय के साथ बंधी हुई 7 फेरे पूरे कर रही है। रीतियां निभाई जा रही हैं और बाहर शहनाई का स्वर और ऊंचा हो गया है। फिर एक दृश्यांतर। पास पड़ोस के मकान के बारजों पर लोग जुट आए हैं। एक हृदय विदारक रुदन शहनाई और स्वरों से लिपट रहा है। आंसुओं में पिताजी की कठोर कटुता खुल गई है। शोभन की भी आंखें भीग आई हैं। विदाई के लिए कार तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है जैसे करुणा का सागर अपने बांध तोड़ देगा। एक दृश्यांतर और। नीले कमरे की सजी हुई खिड़कियों पर नीले पर्दे खींचे हुए हैं। बारजे से छनकर आई हवा में रात रानी की कंध खुली हुई है। पलंग पर जहां तहां कुछ फूल बिखरे हैं। सलज्ज सिमटी हुई कुंतल के माथे पर शोभन के होंठ झुकते हैं। संकोच की हरिणी चौंक चौंक उठती है, किंतु उसी एकांत नीले कमरे में आशंका का एक प्राणी आस पास मंडराता है। भयभीत कुंतल सहसा फूट कर रो पड़ती है। शोभन चिंतित हो उठती है। वो सोच नहीं पाते कि कैसे आश्वासन दें। संभव है उन्होंने सोचा हो कि ये यातना भरे दिनों का उपसंहार है। वे स्नेह सिक्त बाहों में कुंतल को समेटते हैं। घर की याद आ रही है कुंतल। नई जगह में जी घबरा रहा है। मैं तो हूँ कुंतल। याद करो कितने संकटों के बाद ये घड़ी आई है। उनके शब्द ठंडे कोमल फूलों की तरह मेरे मन को सहला रहे हैं, लेकिन वो कोमल शीतल स्पर्श मेरे अंतस के ज्वालामुखी को दबा नहीं पा रहा है। अंतस का ज्वालामुखी उबल रहा है, घुट रहा है। सहा नहीं जा सकेगा ये विस्फोट। अंततः उस विस्फोट को संधि मिल गई। आंसुओं की राह ही फूटकर वन्य पशु की कथा बाहर आ गई। जो कुछ भी उस दिन आनंद साहब के उस कमरे में आनंद साहब के वन्य पशु द्वारा हुआ था, वो सब एक एक कर मैंने शोभन को बताया है। गांठ पर गांठ खुलती जाती है और आंसुओं की जगह खौलता हुआ अपमान बाहर आता जाता है। उस यातना कथा के समाप्त होते हुए आंसू फिर उमड़ आते हैं, जैसे दर्द के ज्वालामुखी पर मेह बरसकर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और सिहर कर मैं देखती हूँ शोभन वहां नहीं है। मैं अस्फुट स्वर में उन्हें पुकारती हूँ, शोभन। ओस के नन्हे नन्हे मोती घास पर गुथे हुए हैं, जैसे रजत चूर्ण बिखेर दिया गया हो। कितना अच्छा लगता है नंगे पांव इन मोतियों पर चलना, लेकिन शीतल मोतियों पर पांव पड़ते हैं और फिर सहसा ऐसा लगता है जैसे वो नन्ही नन्ही घास एक अछूत जंगल में बदल गई हो और मैं उसमें खो गई हूँ। एकाकीपन के भय से मैं कांपी जाती हूँ और ऐसा लगता है जैसे वो वन्य पशु मेरे पीछे आ रहा है। शोभन। मैं आतंकित होकर इन्हें आवाज देती हूँ, क्या बात है कुंतल? शोभन ने आतुर होकर पूछा। मेरी चेतना सहसा लौट आई थी। एक क्षण की उस मूर्छा के कारण ठंडा पसीना चेहरे पर उभर आया था। शोभन ने बहुत प्यार से पसीना पोंछा और कहा, पगली, आतंक से तो लड़ा जाता है, न कि उसे बसाए रखा जाता है। आओ उठो, देखो धूप निकल आई है। कल जो पौधे तुमने फुलबगिया में लगाए थे वे रात भर की ओस से हरे हो आए हैं। स्नेह स्पर्श से आतंक के बादल काट दिए। न जाने कितनी तरह के पौधे शोभन ने सहेज रखे थे। वो नन्ही सी फुलबगिया रंगों का एक उपवन थी। बेला, चमेली, सोनजूहू, पंसुतिया और जाने कितने पौधे। सहसा शोभन चौंकी और संकुचित हो उठी। धीरे से बोले, अरे बहुत गड़बड़ हो गया, कोई आ न जाए, मुझे तो ध्यान ही न रहा। एक क्षण के लिए मैं समझ न पाई कि बात क्या है, और फिर जैसे ही बात समझ में आई, एक लज्जा भरी पुलक मेरे रोम रोम में दौड़ गई। शोभन की सफेद कमीज पर बाईं ओर सीने पर सिंदूर का एक दाग था। रक्ताभ होकर शोभन मुस्कुराए और बोले, रहने भी दो, मैं नहीं बदलता कमीज, कोई देख भी लेगा तो क्या होगा। मेरे रोम रोम में पुलक भर गई थी
और चेहरे पर जैसे गुलाल पुलकुत किया था। एक नन्ही गौरैया चमेली की लतर से एक पतली शाखा को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। शोभन ने चाहा कि उसे उड़ा दे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। उसे ले जाने दो शोभन, वो भी तो अपना नन्हा सा घर बनाएगी। छोटे से औजार से शोभन फुलबगिया के पौधे की मिट्टी नरम करने लगी। मैं गुलदस्ते के लिए कुछ फूल और टहनियां चुन लेना चाहती थी, तभी मेरी उंगली में कुछ चुभ गया। सुगंधित फूलों के बीच वहां एक गंदी झाड़ी सी उगाई थी। उस झाड़ी में फूलों की बजाय कांटे ज्यादा थे। शोभन, तुमने लगाया है ये पौधा? कितने जोर से कांटे चुभ गए इसके। देखो आकर इधर, मैंने उन्हें पुकारा। वे उत्सुक होकर उधर आए और उस झाड़ी को देखकर बोले, नहीं, ये तो अपने आप उगाया है। तो इसे उखाड़ फेंको शोभन। देखो इसका कांटा कितनी जोर से मेरी उंगली में चुभ गया है। शोभन ने मेरी उंगली अपनी उंगलियों में ले ली। उंगली के सिरे पर रक्त की हल्की सी बूंद चमक रही थी। शोभन ने उंगली को चूम लिया। इस जंगली लतर को उखाड़ कर फेंक दो शोभन। उसने उगते ही हाथ बींद कर रख दिया। शोभन ने मिट्टी नरम करने वाला औजार उस जंगली पौधे की ओर बढ़ाया, फिर सहसा रुक गए। मैंने पूछा, क्यों, तुम रुक क्यों गए शोभन? कुछ नहीं कुंतल, ये पौधा अवांछित तो है, पर मैं सोचता हूँ। क्या सोचती हूँ शोभन? पहले इसे उखाड़ दो। शोभन ने उस पौधे को निर्ममता से उखाड़कर दूर फेंक दिया। मैंने उन्हें टोक कर पूछा, तुम उसे उखाड़ने में संकोच क्यों कर रही थी? बात ये है कुंतल, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, वो भी प्रकृति की एक देन है। घर के अंदर अपरिचित गौरैया आ बैठती है तो हम उसे मार तो नहीं देते। मानवीय तर्क से मैं निरुत्तर हो गई, किंतु भावनाएं कह रही थीं कि ये सब कुछ अप्रिय था। बल्कि मुझे लग रहा था कि उस जंगली पौधे का वहां उगना और उसके कांटे चुभ जाना एक मनहूस घटना थी। शोभन ने कई लतरें बारजे से डोरी लटकाकर बांध दी। लतरें उन डोरियों के सहारे बारजे तक चढ़ आ जाएंगी और उनके लाल सफेद फूल नीले कमरे में झांक झांक कर सुगंध की मुट्ठियां बांध बांध कर फेंकेंगे। पूरे 2 घंटे उस फुलबगिया में बीते। पौधों के पीले पत्ते साफ करके मिट्टी मुलायम की गई और हम दोनों ने मिलकर पौधों को सींचा। शोभन को अब तैयार होना था विश्वविद्यालय जाने के लिए। साह के साथ चुनकर उनके कपड़े निकाले, सावधानी से उनके बटन वगैरह देखे और उनके नहाने का गर्म पानी रख दिया। मेरे हाथ से तौलिया लेकर वे बाथरूम की ओर मुड़े, फिर रुक गए। शरारत भरे स्वर में बोले, कुंतल, जरा इधर आना। जैसे ही मैं उनके निकट गई, उन्होंने तौलिए का फंदा मेरे ऊपर डालकर अपनी ओर खींच लिया। मैंने सहम कर कहा, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। सहसा द्वार पर आवाज आई, शोभन दा, शोभन दा। शोभन ने चौंक कर तौलिया अलग कर लिया और 2 कदम पीछे हट गए। वो मीनल थी। अंदर आते आते सहसा लजाकर बाहर चली गई। शोभन ने अचकचा कर उसे पुकारा। मीनल अंदर आई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। उसने हिचकते हुए कहा, नहीं भैया, मैं यूं ही आ गई, कोई काम नहीं था। वाह, ये भी कोई बात होती है, तुम अपनी भाभी से बात करो, मैं नहाए लेता हूँ। लेकिन मैंने सोचा आप चली न गई हों। अभी से कैसे चला जाता, आज तो क्लास देर से होती है। खैर तू बैठ, फिर साथ साथ चलेंगे। शोभन बाथरूम गए ही थे कि माँ जी आ गईं। मैंने लजाकर आंचल सिर पर खींच लिया। माँ ने ध्यान से मेरे माथे की ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी आंखों में स्नेह का सागर उमड़ आया। वे बोली, बहू, तू कपड़ा तो बदल ले। मीनल भी क्या सोचेगी कि माँ अपनी बहू का ध्यान नहीं रखती। मैं कपड़े बदलने ऊपर चली आई। तन मन में मान भरा हुआ था। पशु का आतंक धुल चुका था और सुख संतोष का सरोवर भर गया था। कामिनी के फूलों की सुगंध नीले कमरे में अभी भरी हुई थी। पलंग के पास की नन्ही मेज पर मखमली जिल्द वाली किताब आधी खुली हुई उल्टी रखी थी। पलंग के पास आई तो एक क्षण के लिए कामिनी की गंध में खो गई। पलंग पर बिछी हुई आसमानी चादर मन के आलोड़न की तरह लहरों से भरी हुई थी। सहज प्रतिक्रियावश हाथ आगे बढ़े कि उन लहरों को समतल कर दिया जाए,
पर रुक गए। चादर पर कामिनी के फूल जहां तहां बिखरे थे। उनकी उज्ज्वलता धुंधली पड़ गई थी और पंखुड़ियों की कोरों पर पीला कत्थई रंग चढ़ गया था। फूल बटोर कर अंजलि से भर लिए। अंतस में रेशमी कुतकुती सी भर गई। फूल एक लघु कथा के ऐसे अक्षर थे जिनका उपयोग हो चुका था। उन्हें कामनाओं के जिस आवेश ने मसला था, उसकी कथा उन फूलों में अभी उनकी गंध की तरह शेष थी। फूल फेंके नहीं गए। उन्हें सावधानी से नन्ही सी मेज पर रख दिया, जहां वो मखमल से मढ़ी किताब आधी खुली हुई पड़ी थी। माथे पर उसने होठों की गुलाबी आग का स्पर्श किया। वो गुलाबी स्पर्श नसों को गुदगुदा गया। मैं क्षण भर को अपने आप को भूल गई। मेरे रेशमी परिधान को गुदगुदाते हुए स्पर्श, वक्ष में समाती हुई अलग भी गरमाई और उसका जादू मुझ पर छा गया। अंग अंग में सुबह की शबनम भरने लगी। उनके माथे पर उतर आए बालों में उलझी हुई उंगलियां, खुले पृष्ठ के ये शब्द मैंने अपने आंचल में समेट लिए। सहसा मुझे याद आया कि मुझे कपड़े बदलने हैं। भावुकता के लोक से यथार्थ की ओर लौटकर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उलट पलट कर देखा। नीले रंग की ही एक साड़ी निकालकर पहने हुए कपड़े बदलने लगी। साड़ी उतारकर पलंग पर किसी वृक्ष से टूटी हुई लता की तरह रखने के बाद मैंने सहम कर लज्जावश आसपास देखा। वहां कोई नहीं था। बालकनी के दरवाजे के बाहर फैली जूही की लता का एक नन्हा सा अंकुर जैसे शरारत से अंदर की ओर झांक रहा था। मेरे ठीक सामने उड़सी हुई चादर वाले पलंग के उस पार नन्ही सी ड्रेसिंग टेबल का दर्पण मुझे घूर रहा था। संकोच की एक लहर मेरी शिराओं में दौड़ गई। अंदर की ओर के दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा चुपचाप स्थिर प्रहरी जैसा निस्संग लग रहा था। दूसरी साड़ी की तह मैंने सावधानी से खोली और उसका आंचल कंधे पर ले लिया। एक बार मन में आया कि दर्पण के सामने से हट जाऊं। दर्पण पराया न होकर भी जैसे मेरे एकांत का साक्षी था। कंधे पर पड़ी आंचल के नीचे जो कुछ अनावृत हुआ, उसकी स्निग्ध धवलता में नन्हे नन्हे दो नील स्मृति चिन्ह किसी शरारत की तरह मुझे गुदगुदा गए। बाएं कंधे के नीचे बने हुए दो नील चिन्ह दो पल के लिए मैं आसक्त आंखें देखती रह गई। तभी मैं चौंक कर लगभग चीख पड़ी। साड़ी का वो झीना आवरण कंधे पर से खिंचता हुआ दूर चला गया। दो बाहों ने मुझे घेर लिया। किसी गौरैया की तरह मैं तड़पी, लेकिन बाहों से छूट नहीं पाई। वे बाहें शोभन की थीं। उन्होंने मुझे खींच कर चूम लिया। मेरा चेहरा आरक्त हो आया। लालच भरी स्निग्ध आंखों से उन्होंने मुझे देखा। मैं संकोच से कांप भर ही सकी थी कि उन्होंने उरोजों की संधि के बीच एक गुंबद अंकित कर दिया। बाएं हाथ से मुझे संभाले हुए उन्होंने दाहिने हाथ की तर्जनी से उन नील चिन्हों को बड़े प्यार से छुआ और होठों ही होठों बोली, विहाय सा हार महार्य निश्चया विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम बबंध बालारुण बभ्रुवल कलम पयोधरोत सेध विशीर्ण संहितः। कालिदास की पार्वती ने कठोर वलकल से चिन्ह बना दिया था। तुमने ये चिन्ह कैसे बनाया कुंतल? शोभन ने कहा और मेरी ओर झुकाए। मेरे होठों में कंपन हुआ, लेकिन लज्जा भरी शब्द कंठ से बाहर नहीं आए। शोभन ने मंद स्वर में फिर कहा, ठहरो, नील चिन्ह केवल एक ओर ही अच्छे नहीं लगेंगे, इन्हें दूसरी ओर भी उभर आने दो। उनका चेहरा मेरे कंधे के करीब आया। उनके होठों का स्पर्श हुआ और फिर सहसा एक चीत्कार मेरे होठों से बरबस ही फूट गया। शोभन ने दूसरे कंधे के नीचे भी वैसे ही चिन्ह अंकित कर दिए थे। मैं खड़ी नहीं रह पाई। उनकी बाहों में लता की तरह झूल गई। मुझे लगभग उठाकर उन्होंने सलवट भरे उस पलंग पर डाल दिया। कामनाओं के उस जंगल में पक्षियों का एक जोड़ा भटक गया। निकटता के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं था। विवश ही दो शरीर आवेग के उस सरोवर में डूब डूब गए। हल्की सी हवा का एक झोंका बाहर बालकनी की ओर जैसे एक थपकी दे गया। चौंक कर शोभन अलग हुए। उन्होंने इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था।
मेरी ओर देखकर वो फिर मुस्कुराई। जब मैं नीचे आई, लाज के वे रक्ताब बादल चेहरे पर घिरे हुए थे। प्रयत्न के बाद भी मैं सहज नहीं हो पाई। मीनल नीचे फुलबगिया में थी। उसके पास तक जाने के पहले एक बार फिर अपनी लाज को समेटना पड़ा। निकट पहुंची तो पाया कि मीनल बेले और गुलाब की झाड़ियों के बीच उगे उस कांटेदार जंगली पौधे को घूर रही थी। अरे, ये ऐसे ही उगाया मीनल। जाने कितनी बार मैंने इसे उखाड़ कर फेंका, लेकिन ये फिर वही उगाता है, मैंने कहा। मीनल हंसने लगी और मुझे ऐसा लगा उसे इस बात की तनिक भी परवाह नहीं हुई। शोभन तैयार होकर बाहर आ गई। उन्होंने आवाज दी, आओ मीनल चले, बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी ना। शोभन मेरी ओर हल्के से मुस्कुरा कर चली गई। मीनल भी चली गई। मैं बेले और गुलाब के बीच उगे उस जंगली पौधे को घूरती खड़ी रह गई। हवा और धूप से बेखबर उलझी हुई इन झाड़ियों के बीच उगा ये कांटेदार जंगली पौधा मेरे दिमाग से उतरता नहीं। कमरे में बेले, चमेली और जूही के फूलों की गंध भरती है, तो साथ ही उंगली में जहां उस जंगली पौधे का कांटा चुभा था, वहीं एक टीस पैदा होती है। बेले और गुलाब की उलझी हुई शाखाओं के बीच यह गलत पौधा बार बार उगाता है। कितनी बार मैंने उसे उखाड़ कर फेंका था। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो पौधा धूर्त और जिद्दी हो गया था। शोभन से शिकायत करती तो वो मुस्कुरा उठती थी और मन में कभी कभी आशंका उठती है कि उस पौधे के उगने के जिम्मेदार शोभन है। शोभन शाम को बहुत देर से लौटे तो थके हुए भी थे। पता चला कि सारे दिन व्यस्त रहे थे। उनका सिर भी कुछ भारी था। खाना खाने के बाद लेटे तो मैंने देखा कि उनकी मुस्कुराहट में क्लांति थी। कितनी मेहनत करती हैं, मैंने मन में सोचा और धीरे धीरे उनका सिर सहलाने लगी। अचानक उन्होंने कहा, मीनल के भाई की शादी है लखनऊ में। उसने निमंत्रण दिया है, दोनों को बुलाया है। मैं सोचता हूँ तुम हो आओ। और तुम? कुंतल, मैं बहुत व्यस्त हूँ। एक पत्रिका का विशेषांक संपादित करना है, उसे छोड़ नहीं सकता। वहां जाऊंगा तो कई दिन बर्बाद हो जाएंगी। तुम चली जाओ, ऐसी क्या बात है? नहीं, ये नहीं हो सकता शोभन, मैं अकेली नहीं जा सकती। किंतु दूसरे दिन मीनल स्वयं आ धमकी। मैंने जब उससे कहा कि शोभन नहीं जाएंगे, इसलिए मैं भी नहीं जा सकती, तब वो उदास हुई। भागती हुई शोभन के पास पहुंची। अंततः शोभन और मीनल दोनों जीते। मीनल के निमंत्रण पर केवल मुझे ही जाना होगा, शोभन ने निर्णय किया। शोभन का निर्णय था, उसे टाला नहीं जा सकता था, या ये कहूं कि टालने का साहस न बटोर सकी। बेमन 2-4 कपड़े एक छोटी सी अटैची में रखे। तैयारी में मन नहीं लगा। कभी घर इनको अकेले छोड़ा नहीं था। मन थोड़ा छोटा होने लगा। हार कर दोबारा शोभन के पास गई। मैं तुम्हारे भी कपड़े रख रही हूँ, 1-2 दिन के लिए चलना क्या मुश्किल है? थोड़ा चेंज हो जाएगा, तुम हो आओ, बात मानो, उन्होंने दृढ़ होकर कहा। इस दृढ़ता का अर्थ ठीक ठीक समझ में नहीं आया। मन उदास हो गया। भारी मन से मैंने कहा, फिर रहने दो शोभन, मैं भी नहीं जाती। उनका निर्णय नहीं टला, मेरा टल गया। रात को लखनऊ जाने वाली गाड़ी पर बैठाने के बाद प्लेटफॉर्म की भीड़ में दूर होते जाते शोभन के हिलते हुए रुमाल को मैंने देखा तो जाने कैसा कैसा लगने लगा उड़कर उस रुमाल को छू लूं। लेकिन ट्रेन हिलते हुए रुमाल वाले उस जाने पहचाने प्लेटफॉर्म से बाहर लाल पीली हरी बत्तियों से भरे अंधेरे में निकल आई। बहुत देर तक शहर की दूर होती जाती बत्तियां और वे लाल पीली हरी रोशन के धब्बे धूमिल पड़ते देखती रही। एक बार ऐसा भी लगा जैसे अंधेरे के दूर होते हुए ज्योति बिंदुओं में कोई अर्थ, कोई संकेत भी है, लेकिन वो संकेत पढ़ा नहीं जा सका। शहर से बाहर अनजाने अंधेरे में भागती हुई ट्रेन की एक रस गति में जाने कैसा उदास संगीत था। खिड़की से हटकर मैं फिर डिब्बे के अंदर सीमित जीवन में डूब गई। मीनल ने मुझे देखा तो भावावेश से लिपट गई। फिर उसने पूछा,
शोभनदा नहीं आए? मैंने जो उत्तर दिया वो संभवतः उसने सुना नहीं। शादी से भरे पूरे परिवार की भीड़ में उस समय मैंने उतने ध्यान से मीनल का चेहरा नहीं देखा था, किंतु अब सोच सकती हूँ कि औपचारिकता की उस परत के नीचे मीनल के चेहरे पर अवश्य ही कुछ विशेष रेखाएं उभरी होंगी। एक नौकर को सामान उठा लेने का आदेश देते हुए मीनल बोली, मैं तो कल से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। चलो देर से सही आ तो गई, शोभनदा भी आ जाते। वो सारा दिन व्यस्तता में बीता। विवाह की रस्में निभाई जाती रहीं और गाने बजाने से लेकर हंसने खाने तक सारा दिन कैसे बीत गया पता ही न चला। मीनल ने बिल्कुल एकांत कमरे में मेरे सोने का प्रबंध किया था। एकांत में आते ही बीतने वाले क्षणों की अवधि लंबी हो गई। बार बार उनकी बाहों का कसाव याद आ जाता। नीले कमरे में झांकती हुई रात रानी की टहनी आंखों के सामने तैर जाती। कब सोई ये पता नहीं। दूसरे दिन अभी नहाकर मैंने कपड़े बदले ही थे कि मीनल पुलक से भरी हुई अंदर आई। कुंतल, बोलो मेरे हाथ में क्या है? जाने कितने अनुमान लगाए, लेकिन सब गलत। सच तो ये है कि यदि एक भी अनुमान मैं ठीक लगा सकी होती तो ये कथा किसी और ही रूप में लिखी गई होती। बहुत खिजाने के बाद मीनल ने मुझे जो दिया उसका अनुमान सचमुच मैं नहीं लगा सकती थी, और यही कारण है कि उसे पाकर मुझे गहरा सुखद आश्चर्य हुआ था। वो शोभन का पत्र था। संभवतः उसी रात लिखा गया था जिस रात मैंने प्लेटफॉर्म पर लगातार दूर होता हुआ उनका रुमाल देखा था। मुझे लगा जैसे वो रुमाल ही उड़ता हुआ हाथों में आ गिरा हो।